नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा कल सामने आ जाएगा। कल सुबह से ही हलचल शुरू हो जाएगी कि इन दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल्स की माने तो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस काफी बढ़त लेकर आगे है बीजेपी से, और बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है क्योंकि उसका ये दावा था कि वो सत्ता में लौटेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, वहां वो सत्ता में आएगी और हरियाणा में अपनी सत्ता को बरकरार रखेगी तीसरी बार। ये बीजेपी का दावा है, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और ही बता रहे हैं। और एग्जिट पोल का जो बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, हालांकि ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, सही साबित होते हैं, क्या होता है कल, ये तो कल की बात है। लेकिन आज की जो स्थिति है, मौजूदा हालात ये हैं कि एग्जिट पोल का असर बीजेपी पर बहुत बुरा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और न केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी के जो दूसरे साथी हैं उन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ साथ अब एनडीए में भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। भगदड़ इसलिए क्योंकि अब लोग ये नहीं चाहते कि वो बीजेपी के साथ बने रहें। हारी हुई पार्टी या सत्ता खोने वाली पार्टी या ऐसा जिस पार्टी के लिए लगे कि अभी आगे और चुनाव हो रहे हैं उसमें भी उसकी स्थिति कमजोर है, तो उसके साथ बने रहकर कोई भी दल अपना नुकसान क्यों कराना चाहेगा, ये आज की तारीख में दिख रहा है। और खासकर जो हम आगे आने वाले चुनाव जिन राज्यों में हैं, जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, इन राज्यों में बीजेपी की हालत ऐसी ही लग रही है। वहां पर उसके साथी जो हैं उससे बिदकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पर बिहार और झारखंड की बात करें तो इधर नीतीश कुमार, यानी बिहार में नीतीश कुमार और झारखंड में चंपई सोरेन, दोनों ही पलटी मारते हुए लग सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार आ गए थे बीजेपी के साथ, यानी एनडीए के साथी बन गए थे। और उधर चंपई सोरेन ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। उनका ये कहना था कि उनको बहुत अपमानित किया गया। अपमानित इस तरह कि उनको पहले हेमंत सोरेन ने अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब वो जेल से लौटे तो उन्होंने चंपई सोरेन से कहा कि अब वापस इस गद्दी को मैं संभालता हूं, सत्ता मैं संभालता हूं, आप संगठन के कामकाज में लगिए। लेकिन चंपई सोरेन को यही बात अपमान की लग गई, और इस अपमान का मतलब उन्होंने इस तरह से बदला लिया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहले उनकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन उसके बाद जब वो इलाज कराने दिल्ली आए तो पूरा नजरिया ही शायद चंपई सोरेन का बदल गया। लेकिन अब जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए उसके बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से इन दोनों नेताओं का नजरिया बदलने जा रहा है। हम क्यों कह रहे हैं ये बात, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। इसके जो कारण है उसका हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत, नमस्कार। अमलेंदु जी, आज ये जो नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा फिर से हो रही है, क्योंकि पहले भी लगातार वो इसी तरह से करते रहे, कभी इधर कभी उधर। हालांकि इस बार जब वो आए एनडीए में तो उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल उधर नहीं जाऊंगा, अब मैं इधर ही रहूंगा। लेकिन अब ये हो रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे दूरी बना रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही कि वो मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरी बात, आज अमित शाह जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं खासतौर पर, उनके मुख्यमंत्रियों की एक बैठक ले रहे हैं। नीतीश कुमार आज भी इस बैठक में नहीं पहुंचे, उनकी जगह सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री। लेकिन इससे पहले जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तब भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। तो ये लगातार दूसरा मौका है कि केंद्र सरकार कोई बैठक आयोजित कर रही है, मुख्यमंत्रियों को उसमें बुला रही है और नीतीश कुमार उसमें दूरी बना रहे हैं। क्यों ये दूरी बन रही है और क्यों ये कयास लग रहे हैं कि 8 अक्टूबर यानी कल जैसे ही नतीजे सामने आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। या ये भी दावा किया जा रहा है, आरजेडी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में ड्यू है। लेकिन अब ज्यादा वक्त भी नहीं रह गया 25 आने में, लेकिन उसके पहले ही ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी सत्ता का कोई बड़ा खेल हो सकता है। और उधर झारखंड में भी चंपई सोरेन ऐसे ही इशारे दे रहे हैं। या अगर हम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके ट्वीट को देखें, क्योंकि चंपई सोरेन की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है, और उसको उनकी जो तबीयत खराब होने के कारण क्यों, मतलब उसमें जिस तरह से जेएमएम ने ट्वीट किया कि आप कोई टेंशन ना ले, उसका एक मतलब ये समझा जा सकता है कि चंपई सोरेन को किसी बात का दबाव है, तनाव है। और वैसे भी बीजेपी में उनका कोई खास वहां पर अभी तक रोल देखने नहीं मिल रहा है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां बन रही हैं, एग्जिट पोल के सामने आने के बाद इनमें कुछ ज्यादा तेजी आ गई है। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं और विश्लेषित करते हैं अमलेंदु जी?
देखिए समित्रा जी, जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं और हम लोगों का भी जो एग्जिट पोल है वो जो बता रहा है, उसके बाद एक चीज़ साफ समझ में आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की व्यक्तिगत छवि बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। ये बात साफ तौर पे समझ में आ रही है, वो चाहे हमारा एग्जिट पोल हो और चाहे दूसरे कॉर्पोरेट मीडिया के एग्जिट पोल हो, सब में ये बात एकदम साफ तौर पे समझ में आ रही है। अब देखिए समित्रा जी, झारखंड का चुनाव फिलहाल जल्दी ही है, वहाँ चुनाव आयोग की टीम जा चुकी है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शायद 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव एक साथ घोषित कर सकता है इसके। अब ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इससे एक चीज़ समझ में आने लगी, मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को भी और चंपई सोरेन के भी आपने जिक्र किया उनको भी, कि बीजेपी का ग्राफ अब गिर रहा है तो बीजेपी के साथ जाने में फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। और नीतीश कुमार बहुत श्रूड पॉलिटिशियन समझे जाते हैं समित्रा जी, अपने लाभ के लिए वो कहीं से किधर भी जा सकते हैं, इसमें कोई उन्हें एक सेकंड नहीं लगेगा। वो सुबह किसी के साथ होते हैं और मालूम पड़ता है कि दोपहर में किसी के साथ हैं और शाम को किसी के साथ जा सकते हैं, ये उन्होंने कई बार किया है। कुल मिलाकर बात यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में नीतीश कुमार की बातें मानेगी कि नहीं मानेगी। अभी तक तो ये हो रहा था कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव था कि नीतीश कुमार कम सीटों पर लड़ेंगे, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके साथ किया गया था बीजेपी द्वारा, और बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। नीतीश कुमार का दबाव अब यह है कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी कम सीटों पर लड़ेगी। और बीजेपी अगर इसको नहीं मानती है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो खटाई में पड़ जाएगा मामला। अब ये समझ में आ रहा है नीतीश कुमार को कि बीजेपी के साथ जाने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका प्रभाव पूरे देश भर में पड़ेगा। तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बना ले और नीतीश कुमार फिर उस बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रह जाएँ जिस बार्गेनिंग की स्थिति में वो पिछले लगभग 2 दशक से हैं। वो चाहे आरजेडी के साथ होते हैं चाहे बीजेपी के साथ होते हैं, सरकार मतलब मुख्यमंत्री वही होते हैं, तो उस बार्गेनिंग की स्थिति उनकी समाप्त हो सकती है। तो नीतीश कुमार ये सोचकर कोई पलटी मार भी सकते हैं और वो इस मामले में बहुत माहिर समझे जाते हैं। अब जिस तरीके से जेडीयू की अभी कार्यकारिणी की बैठक हुई जो, और उसमें उनको भारत रत्न देने की मांग के पोस्टर बाहर लगे, अंदर से खबरें ये आई कि अंदर काफ़ी कुछ ज़्यादा उठापटक हुई, बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, उनके लोगों पे डोरे डालना शुरू कर दिए हैं, नीतीश कुमार फिर इसको समझ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक तो बीजेपी जो अपने काम करती है वो करना उसने जारी रखा, इधर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश की राजनीति पे उनका नज़र रहती है। और केसी त्यागी बता चुके हैं कि एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। तो जब एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार फिर पूरी दुनिया पर नज़र भी रखते होंगे। तो हरियाणा में क्या हो रहा है, या जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, या झारखंड में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, इस पर भी नज़र होगी नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार इसलिए फिर अब पलटी मार सकते हैं, निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। अब कल का परिणाम आने के बाद समित्रा जी जो परिस्थितियाँ बनेंगी उसमें ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी, और हम लोग बहुत जल्दी ही नीतीश कुमार को कोई बड़ा कदम उठाते हुए निश्चित तौर पर देख सकते हैं। अब ये इंडिया गठबंधन के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनको अपने साथ लेता है या नहीं लेता है तो किन शर्तों पर लेता है, या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ किन शर्तों पर जाते हैं, या जल्दी चुनाव करा कर ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में स्थिति और ख़राब होगी, बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ें लेकिन चुनाव जल्दी करा लिया जाए। इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो संभावनाएँ जताई जा रही हैं, वो संभावनाएँ ये जताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव में भी बिहार में जो फ़ायदा मिला वो नीतीश कुमार की वजह से मिला, नीतीश कुमार को बीजेपी की वजह से कोई फ़ायदा नहीं मिला। यानी कि अब बीजेपी किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा दिलाने वाला फैक्टर नहीं है, और अगर नीतीश कुमार के दम पे ही वहाँ सरकार बननी है तो नीतीश कुमार भाजपा को क्यों ढोएं, ये अब नीतीश कुमार की समझ में आ रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार अब पलटी मार सकते हैं समित्रा जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और इसकी तैयारी भी शायद हो चुकी है, क्योंकि परसों यानी 5 अक्टूबर को जो जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार मतलब उनके उसमें यही था कि इनके नेतृत्व में आगे भी सरकार बनेगी, ये दावे और ये तैयारियां जेडीयू की हो रही हैं। जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, हालांकि तब वो सत्ता में नहीं आ पाई थी, और बीजेपी जो थी वो आरजेडी से उसकी 1 सीट कम थी, 74 सीट बीजेपी की थी, 75 सीट आरजेडी की थी, और नीतीश कुमार की सीटें थी 43 यानी 43 सीट।
लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद सिक्योर करने में सफल हो चुके थे। और उसके बाद जब वो फिर वो लालू जी के साथ आए यानी आरजेडी के साथ आए, तब भी फिर वो मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद जब फिर वो एनडीए में है गए, तब भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। यानी कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते रहेंगे। एक ये ऐसी धारणा जो है वो बीजेपी यानी बिहार में इस तरह से बन चुकी है। लेकिन बीजेपी भी आखिर कब तक बड़ा भाई छोटा भाई ये करते हुए वो मुख्यमंत्री पद से दूर रहेगी, ये देखना होगा, क्योंकि वहां भी अब लोगों की आकांक्षाएं या उम्मीदें जो है वो जोर मारने लगी हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने रहते किसी को आने नहीं देना चाहते, ये बात भी तय है। और अब जब बीजेपी कमजोर हो रही है तो जाहिर है नीतीश कुमार को इसकी और भी जरूरत नहीं है, और वो ये चाहेंगे कि वो किसी भी तरह सत्ता में बने रहें। लेकिन क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव अब इस चीज को संभव होने देंगे, ये ऐसा देखने वाली बात होगी। और आज जो जिस तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन और भी कुछ लोगों को जो नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत भी मिल गई, और उसको लेकर तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि ये बीजेपी की बदले वाली राजनीति का एक वो था, और हमको न्यायपालिका पर भरोसा और न्याय जरूर मिलेगा। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने? अगर वो बाइट हमारे पास है तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, न्यायालय से जो है न्याय मिला है, और आगे हम लोग जो है पूरी तरीके से न्यायालय पे भरोसा। और ये पॉलिटिकल वेंडेटा जो बीजेपी करती है, सबके साथ कर रही है, ऑपोजिशन के साथ वही काम कर रही है। हम लोग लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले, और हमारी जीत। ठीक है, चलिए। बहुत क्लियर आवाज नहीं आ रही क्योंकि शोर बहुत है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यही कहा कि जो बीजेपी एक बदले की राजनीति से वो करती है, और हमको उम्मीद है कि आगे भी हमको इस तरह से न्याय मिलेगा। यानी अभी तो कोर्ट से खाली जमानत मिली है, 25 तारीख को फिर सुनवाई है। लालू जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हमको न्यायपालिका पर यकीन है और हमको जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात केवल ये नहीं है कि उनको एक मामले में जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही है। बात यह है कि बीजेपी पर जितने मतलब जब भी ऐसा वो होता है कि किसी विपक्ष के नेता को इस तरह से राहत मिलती है अदालत से, तब ये और संकेत बढ़ जाते हैं कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। और बीजेपी पर ऐसा नहीं है कि केवल राजद ने लगाया है बदले की राजनीति का आरोप, ये आम आदमी पार्टी भी लगाती रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मतलब तो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, अब वापस अपने पद पर आ गए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल भेजा गया था, वो भी अपने आप में एक बड़ा उदाहरण था कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति करती है, कैसे अपने विरोधियों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसती है। और हेमंत सोरेन पर जब इस तरह का शिकंजा कसा गया, उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को अपनी जगह बनाया था। ये पूरा इतिहास हम जानते हैं, उसके तय में मतलब उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अब चंपई सोरेन के जो बीमार होने की खबर आई और वो अस्पताल में भर्ती हैं, उसको लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जामताड़ा ने एक ट्वीट किया है। क्या है वो ट्वीट, उसको एक बार देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली। मरांग गुरु से प्रार्थना है आप पुनः स्वस्थ होकर मैदान में आइए, और दादा किसी भी बात की चिंता परेशानी को खुद पर हावी होने मत दीजिए। कई बार हम किसी बात को लेकर मन में इतना बोझ ले लेते हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। पहले की तरह बिल्कुल बेबाक और बिंदास रहिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उसके साथ साथ उसमें टैग किया है आईएनसी झारखंड को भी। यानी ये इंडिया गठबंधन की ओर से ये संदेश समझा जा सकता है चंपई सोरेन के लिए कि आप चाहें तो आप वापस आ जाइए। और इसको रिट्वीट भी किया है हेमंत सोरेन ने। तो मिलिंदु जी, यहाँ पर जो ये लिखा गया है कि आप बिंदास और बेबाक रहिए और किसी भी तरह का तनाव मत पालिए और अपने स्वास्थ्य पर असर मत होने दीजिए, क्या लगता है? क्योंकि मोदी जी ने भी उनको स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं भेजी। अच्छी बात है, राजनीति में यही होना चाहिए कि अपना सहयोगी हो चाहे विपक्षी दल का हो, लेकिन सबके स्वस्थ रहने की कामना तो होनी ही चाहिए। यहाँ चंपई सोरेन जिस तरीके से भी अस्पताल में भर्ती, उनका ब्लड शुगर शायद बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है, हालांकि वहां से भी वो उन्होंने संथाल परगना और यहाँ पर ये घुसपैठियों की बात की है, यानी जो भाषा मोदी बोल रहे हैं, जो अमित शाह या हेमंत बिस्वा शर्मा जो सारी राजनीति वहां पर शुरू कराए हैं घुसपैठियों वाली, उसी को वो अभी चंपई सोरेन आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये वो मजबूरी में कर रहे हैं या वाकई उनको मतलब कोई दबाव है जिसकी ओर इशारा किया है हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने? देखिए सुमित्रा जी, असल में चंपई सोरेन लगता है कि वो गलत समय पर गलत कदम उठा गए और उनको ये भान नहीं रहा होगा कि बीजेपी का इस तरीके से डाउनफॉल है और वो बीजेपी के साथ जाकर और ज़्यादा नुकसान में रहेंगे।
अब चंपई सोरेन चूंकि सीधी सीधी बात नहीं कर पा रहे होंगे हेमंत सोरेन से, और ये नहीं कह पा रहे होंगे कि हमको क्षमा कर दो, चूँकि चंपई सोरेन को सम्मान बहुत ज़्यादा दिया था कल्पना सोरेन ने और हेमंत सोरेन ने, और यहाँ तक कि भाई कल्पना सोरेन को जिस समय मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, उसमें कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री ना बनाकर चंपई सोरेन को बनाया गया, जबकि एक सीट वहाँ पहले खाली कराई जा चुकी थी कल्पना सोरेन के लिए कि वो उससे लड़ेंगे। तो यानी जितना भरोसा चंपई सोरेन के ऊपर जताया हेमंत सोरेन ने, चंपई सोरेन ने उस भरोसे का एक तरीके से कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से विश्वासघात किया। अब चंपई सोरेन के वहाँ जाने से बीजेपी के अंदर की राजनीति बदल गई। पहले से ही वहाँ कई पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मधु कोड़ा की पत्नी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, तो मधु कोड़ा भी साथ में ही हैं। अर्जुन मुंडा बीजेपी के नेता बड़े हैं ही वहाँ पहले से। तो इस तरीके से जो लोग हैं बीजेपी में, और रघुवर दास गवर्नर हैं वहाँ, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो पहले से ही वहाँ एक लंबी कतार है। तो ऐसे में चंपई सोरेन को, जो चंपई सोरेन के ऊपर बीजेपी शायद ये सोच रही थी कि वो अपने साथ कुछ विधायकों को भी ले आएंगे और हेमंत सोरेन की सरकार गिरा दी जाएगी, तो विधायक भी उनके साथ कोई नहीं गया। यानी चंपई सोरेन एक तरीके से फूके हुए कारतूस जो थे वो साबित हुए बीजेपी के लिए। तो अब अकेले चंपई सोरेन का बीजेपी करे क्या? तो चंपई सोरेन की जो हैसियत यहाँ बनी हुई थी, वो चाचा जी कहकर उनको जो सम्मान भी मिल रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, बीजेपी में वो सम्मान भी नहीं रहा। तो चंपई सोरेन तो दोनों तरफ से गए ना, कि पॉलिटिक्स भी खत्म हुई, सम्मान भी नहीं रहा, और विश्वासघाती का एक टैग लग गया। तो इसी दबाव में आकर चंपई सोरेन बीमार पड़े, और चूंकि चंपई सोरेन को वहाँ जाना था जो हेमंत सोरेन का क्षेत्र समझा जाता है, तो चंपई सोरेन के ऊपर निश्चित तौर पे एक मानसिक दबाव रहा होगा कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे खिलाफ फिर आदिवासी समाज में किस तरीके से गुस्सा और ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि पहले से ही है। चूँकि लोगों को लग रहा है कि हेमंत सोरेन को ज़बरदस्ती बीजेपी ने जेल भेजा, और हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी ईडी के ऊपर की, यानी कि एक तरीके से मोदी सरकार के ऊपर ये टिप्पणी है, वो ईडी के ऊपर जो टिप्पणी की, और सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी को जायज़ ठहराया, हाई कोर्ट की टिप्पणी को। तो हेमंत सोरेन के प्रति जो एक सहानुभूति है, उसमें फिर चंपई सोरेन के खिलाफ और बन सकती है। तो अब चंपई सोरेन सीधे सीधे बात नहीं कर पा रहे होंगे, और ये लग रहा होगा कि भाई पता नहीं मुझे वापस लिया भी नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जामताड़ा जो है, यानी जामताड़ा जो जिला है, उसकी अगर कमेटी सुमित्रा जी चंपई सोरेन को कह रही है कि आप टेंशन मत लीजिए, और हेमंत सोरेन उसको रिपोस्ट करते हुए उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि इधर से संकेत दे दिया गया है कि आप अपनी गलतियों की अगर तौबा करते हैं तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। चूँकि हम समझ रहे हैं कि आप किस दबाव में उधर गए होंगे। चूँकि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और कहा था कि ये तो भ्रष्टाचारी है। वो कई सारे आरोप थे, वो सब ऑन रिकॉर्ड है, मतलब वो पब्लिक डोमेन में है वो सारी चीज़ें। तो चंपई सोरेन के ऊपर क्या इस तरह का भी कोई दबाव था? ये भी हो सकता है कि उन्हें लगाओ कि हेमंत सोरेन को जब ये जेल भेज सकते हैं तो मुझको भी भेज सकते हैं, तो हो सकता है यही दबाव बनाए गए हों। हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के इंचार्ज हैं, हेमंत विश्व शर्मा बताते हैं कि वो संपर्क में थे उनके, तो हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर खुद बीजेपी आरोप लगाती थी, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो अब ये समझा जा सकता है वो संजय सेठ वहाँ के इंचार्ज हैं दूसरे, उनके ऊपर भी इस तरीके के बहुत सारे आरोप रहे। तो यानी क्या इस दबाव में चंपई सोरेन थे? अब जो एग्जिट पोल के आए हैं सुमित्रा जी, और उसके बाद चंपई सोरेन भी समझ रहे हैं कि क्या देश के अंदर परिस्थितियाँ बन रही हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव के आखिरी 3 दिनों में गायब हो जाते हैं और झारखंड चुनाव प्रचार करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि ये समझ में आ गया कि भाई हरियाणा में जहाँ आपकी सरकार थी, जहाँ आपके मुख्यमंत्री 10 साल से था, आप वहाँ चुनाव प्रचार छोड़कर आप झारखंड में घूम रहे हैं, जहाँ पहले से हेमंत सोरेन मौजूद हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत है, लोकसभा चुनाव में उसने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे में किस तरीके से यहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी? तो इतनी समझ तो चंपई सोरेन को भी होगी, जिसका कि 4 दशक से ज़्यादा का राजनीति का अनुभव है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, तो उसकी भी समझ में ये बातें आ रही होंगी। लेकिन बात वही है कि वो किस मुँह से अब कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के सामने जाएँ। तो ये उनको एक तरीके से कहा जाए वो खुला ऑफर जो है वो दे दिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, और अगर आप घर वापसी करते हैं तो आपका स्वागत है। तो हो सकता है सुमित्रा जी कल जब परिणाम आएंगे विधानसभा चुनाव के, उसके बाद यही चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी पर कुछ आरोप लगाते हुए भाजपा को अलविदा कहें और लौट कर अपने घर को वापस आ जाएं। कल का दिन मुझे लगता है वो सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि इस देश की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है सुमित्रा जी।
बिल्कुल, क्योंकि कल पता चलेगा कि बीजेपी फिर से 2 राज्यों से बाहर हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसका बहुत मखौल उड़ाया गया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उस यात्रा का असर कितना गहरा हुआ है। अगर हम कर्नाटक से चले, उसके बाद मतलब कर्नाटक चुनाव, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र में भी लोकसभा में तो बहुत मजबूत हुई है कांग्रेस। उसके अलावा अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो हाल दिख रहे हैं, बीजेपी हर जगह से कमजोर दिख रही है। हालांकि बीजेपी के साथ जाने वाले नेता भी अब इस कमजोरी को तो समझ ही रहे हैं, और दूसरी बात, उन्हें अब इस बात का भी एहसास हो रहा है कि बीजेपी में जाकर हमने अपनी खुददारी को जो किनारे लगा दिया था, अब उसकी जो पीड़ा, शायद जैसे ये चंपई सोरेन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि आप दबाव में मत रहिए और बिल्कुल बेबाक रहिए, क्योंकि बीजेपी में जाकर बेबाकी जो है वो खत्म हो जाती है। और राहुल गांधी का एक वो वीडियो भी बहुत चर्चित हुआ जिसमें वो बिल्कुल बाकायदा मुंह बनाकर बता रहे हैं कि कैसे आंखें छोटी करके या बिल्कुल भौवें टेढ़ी करके लोग वहां देखते हैं, तो समझ जाइए कि ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, और जो मुस्कुराते हुए रहे वो कांग्रेसी हैं। लेकिन बीजेपी में जाकर जब ये कांग्रेसी या दूसरे दलों के लोग जब ये मुस्कुराना भूलते हैं या अपनी खुददारी या अपने सम्मान को जो किनारे लगाते हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चाहे चंपई सोरेन की बात करें हम, या खुद बीजेपी के भी बड़े नेताओं को हमने देखा है कि मोदी शाह के आगे किस तरह से उनको किनारे किया गया है। मतलब जेपी नड्डा को भी हमने देखा, राजनाथ सिंह का भी अपमान देखा, आडवाणी जी का भी देखा, सभी लोग इसको देख रहे हैं और ये बातें कई बार आ चुकी हैं। चिराग पासवान भी इसी में एक नाम आता है, क्योंकि जिस तरीके से उनको उनके घर से बेदखल किया गया था, जिस तरह उनको किनारे करके उनके चाचा को पहले साथ लिया गया, अब चाचा को किनारे करके चिराग पासवान को ले लिया गया साथ में। लेकिन चिराग पासवान आगे क्या करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े मतलब अपने पिता की तरह मौसम विज्ञानी बनने की राह पर हैं। अभी उन्होंने कल ये लिखा कि मैंने आने वाले राज्य के जो विधानसभा चुनाव हैं जो और राज्यों में होने हैं उनको लेकर चर्चा की। अब जाहिर है बहुत बड़ी पार्टी नहीं है लोजपा, लेकिन फिर भी वो अब बिहार के साथ साथ झारखंड में भी अपना वो दांव जो है वो खेलना चाहती है। तो अमलेंदु जी क्या लगता है, क्योंकि झारखंड में तो पहले से ही बीजेपी के मतलब जेडीयू भी चाह रही है बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना, फिर क्या चिराग पासवान भी चाह रहे हैं, तो क्या बीजेपी इन सबको साथ में ले लेगी, और जब ये सब एक साथ आ जाएंगे तो किस तरह से वहां पर एनडीए काम कर पाएगा, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता जो हैं उनको अपने फिर ऐसा लगेगा कि वो किनारे लगा दिए गए। क्या लगता है आपको झारखंड में अब किस तरह का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, वहां पर राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और वाम ये सब एक साथ है और उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और कोई किसी में दखल नहीं देता, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। लेकिन एनडीए में जो ये फूट डल रही है, दिख रही है, क्या लगता है आपको झारखंड में कैसा हाल रहेगा? शर्मिष्ठा जी, आप इसको झारखंड में ऐसा समझिए कि कल्पना सोरेन जब अपना रोड शो करती हैं तो उसमें राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगवाती हैं जी। जातिगत जनगणना राहुल गांधी कराएंगे इस बात करती हैं। आदिवासियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है राहुल गांधी उसका किस तरीके से समर्थन करते हैं ये बात करती हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन झारखंड में एकजुट है और उसका नेता वहाँ राहुल गांधी है, ये वो तय है वहाँ। लेकिन क्या एनडीए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रखकर झारखंड में चुनाव लड़ने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार ये कहने की स्थिति में है कि बिहार में अगला चुनाव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर लड़ेंगे? जब कह देता है जनता दल यू की सर्वमान्य नेता एनडीए के नीतीश कुमार हैं, इसका मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है नेता, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। तो ये शर्मिष्ठा जी एनडीए के अंदर जो टूटन है इसको साफ तौर पर समझाया सकता है, और ये टूटन कल के बाद और बढ़ेगी। जैसे ही एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद तुरंत बाद अगर चिराग पासवान ये कहते हैं कि साहब वो इसलिए मुलाकात कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव पे वो चर्चा कर रहे हैं, तो वो चर्चा किस तरीके, क्योंकि आप समझ सकते हैं इससे पहले वो कह चुके हैं कि अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई तो मैं मंत्री पद को ठोकर मार दूंगा, ये भी वो कह चुके हैं। तो यानी लगातार चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। आज भी वो जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन है नक्सलवाद के ऊपर उसमें उपस्थित नहीं है, जैसा आपने जानकारी दी शुरू में ही। इससे पहले नीति आयोग की बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। तो क्या नीतीश कुमार भी लगातार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं? इसी तरीके से चिराग पासवान ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। फिर अगर एनडीए है तो वह एनडीए अगर बिहार में है तो वही एनडीए जो बिहार में है वो झारखंड में क्यों नहीं है? जो इंडिया गठबंधन दिल्ली में है वो दिल्ली का इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है झारखंड में, वो दिखाई पड़ रहा है बिहार में।
लेकिन जो एनडीए बिहार में, मतलब दिल्ली में है, वो एनडीए बिहार में या वो एनडीए झारखंड में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? तो ये संकट एनडीए का है और ये संकट कल के बाद और बढ़ेगा। एग्जिट पोल ने वो शुरुआत कर दी है, लोगों को समझ में आ गया है कि बीजेपी का डाउनफॉल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी डाउनफॉल है और नरेंद्र मोदी में अब वो क्षमता नहीं बची है कि वो कोई भी चुनाव जितवा सकें। ये बात साफ तौर पे समझ में आ रही है। जाहिर सी बात है कि इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, इस बात को चिराग पासवान भी समझ रहे हैं, इस बात को झारखंड के नेता भी सब समझ रहे हैं और बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं। तो इसीलिए अब ये समझ में आ रहा है कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, नीतीश कुमार भी एक तरीके से बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं, चिराग पासवान भी बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं कि आपको अगर हमारे साथ चाहिए तो आपको हमको शेयर देना होगा झारखंड में भी। अब ये दबाव की राजनीति है सुमित्रा जी, कि आप हमको अगर झारखंड में शेयर नहीं देते हैं तो फिर आपका शेयर बिहार में ख़त्म हो जाएगा। ये दबाव अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तरफ से बीजेपी पर डाला जा रहा है। अब देखना यह है कि बैसाखियों पर टिकी हुई मोदी जी की सरकार अपने इन सहयोगियों का कितना दबाव मानती है और कितना इनके दबाव मानकर झारखंड में इनको हिस्सा देती है। और अगर झारखंड में इनका हिस्सा नहीं देती है तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो उसमें फिर किसका नुकसान होगा? यानी जो बीजेपी अभी तक अपनी ताकत बताती थी कि उसका गठबंधन है और साहब इतने दल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बड़े सर्वमान्य नेता हैं, उसको ये सहयोगी दल जो है वही अब धता बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ना नरेंद्र मोदी का करिश्मा बचा है, ना बीजेपी में कुछ ताकत बची है और बीजेपी को अपने इन सहयोगी दलों के सामने मजबूर होना पड़ेगा इनकी शर्तें मानने के लिए। तो कल के बाद सुमित्रा जी ये दबाव और बढ़ेंगे और इसका हमको एक तरह से कहा जाए कोई प्रभाव जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसके सहयोगी हावी होते हैं। ये सिर्फ बिहार और झारखंड की बात नहीं सुमित्रा जी, ये दबाव महाराष्ट्र में भी बढ़ जाएगा। खबर ये आ रही है कि अमित शाह जब पहुंचे थे अभी महाराष्ट्र तो एकनाथ शिंदे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था पहले, ये खबर आ रही है। तो यानी कि दबाव बीजेपी पर सब जगह पड़ रहा है, उसके सहयोगी दलों की तरफ से भी। तो और इधर जिस तरीके से अब बातें करना शुरू कर दी हैं मोहन भागवत ने, हिंदू राष्ट्र की बात करना शुरू कर दी है। अरे भाई जब मोदी जी हैं तो मोदी जी की होते हुए बीजेपी को काहे परेशानी, उनको मोहन भागवत को काहे परेशानी हो रही है? इसका मतलब आरएसएस ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि मोदी जी के दिन अब पूरे हो रहे हैं और आरएसएस को आगे बढ़कर अब कमान संभालनी पड़ेगी बीजेपी की, चूंकि बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो ये सब मित्रा जी, चाहे बीजेपी के अंदर की चीज़ें हों चाहे बीजेपी के बाहर चीज़ें हों, ये बात समझ में आने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है, बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, आरएसएस को आगे बढ़कर कमान संभालनी पड़ रही है बीजेपी को बचाने के लिए। और आरएसएस के सामने अब लक्ष्य ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहें या ना रहें, किसी तरीके से बीजेपी को बचाया जाए। और जो एग्जिट पोल आए हैं और कल के बाद जो नतीजे आएंगे, इसके बाद हमको बीजेपी की राजनीति भी बदलती हुई दिखाई देगी और देश की राजनीति भी निश्चित तौर पर बदलती हुई दिखाई देगी। समिता जी बिल्कुल, और संघ के लिए तो सत्ता सर्वोपरि है, क्योंकि इसी सत्ता के लिए, क्योंकि उसे हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसे सत्ता में आना जरूरी लगा, बीजेपी को सत्ता में लाना जरूरी लगा। और फिर जो रथ यात्रा निकालकर आडवाणी जी ने जिस तरीके से बीजेपी को 2 से बढ़ाकर इतनी सीटें ले आए थे, वो बाद में कि सरकार बन जाए वाजपेयी जी की, उन आडवाणी जी को किनारे लगाने में संघ ने वक्त नहीं लगाया था, तो नरेंद्र मोदी को फिर क्यों नहीं वो ऐसा कर सकती? ये नरेंद्र मोदी भी अच्छे तरीके से जानते हैं, शायद इसलिए वो भी अभी चुप साधी मतलब अभी चुप बैठे हुए हैं कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल जो कुछ होता है उसका असर हम झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हम इन तमाम राज्यों की चर्चा कर रहे हैं हम बिंदु जी, लेकिन क्या इसका असर अंततः केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने परसों जो बैठक की जेडीयू की, और उसमें वो नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, यानी बिहार में वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम मुसलमानों को खुश रखेंगे तभी हम सत्ता में लौट पाएंगे। उधर चंद्रबाबू नायडू भी इसी रणनीति पर काम करते हैं। और लेकिन भागवत जो बयान दे रहे हैं कि सभी हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, तो अब उनके सब बयान की मुखालफत भले ही नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू खुलकर न करें, लेकिन नाराजगी तो कहीं ना कहीं रहेगी। और इधर चिराग पासवान जैसे नेता जो ये मान रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उनका फिर क्या स्टेक रहेगा? क्योंकि यहाँ तो मोहन भागवत पहले ही संघ जो है वो इसके खिलाफ है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और अब वो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ भुलाकर सब एक हो जाओ, यानी जो जिस जाति का है वो बना रहे। हालांकि आज राहुल गांधी का एक जो बड़ा दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया है, वो दलित के घर केवल फोटो ऑप के लिए और खाना खा लिए, बना बनाया खाना और खा के नहीं आए, वो वहां पर बनवा रहे हैं, समझ रहे हैं
और उनसे चर्चा में एक ये बहुत जरूरी बात जिसकी ओर समाज का ध्यान नहीं जाता कि जो दलित क्या खाता पीता है, ये बात ऊंचे तबके को पता ही नहीं होती। यानी हम इतने बटे हुए समाज है कि हमें खबर ही नहीं है कि समाज में अलग अलग तबके के लोग किस तरह से रहते हैं। और उसके बाद मोदी आज एक और उन्होंने मेरा ख्याल है आदिश अग्रवाल जो भी 6, 7, 8 तारीख को शायद वहां पर लंदन में कोई विश्व शांति सम्मेलन ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनको उन्होंने संदेश में ये कहा है कि भारत तो हमेशा एक परिवार, विश्व बंधुत्व और शांति और इन सब की बात करता है, मतलब कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देश के भीतर ही किस तरह के भेदभाव है, ये राहुल गांधी के उस वीडियो को देखकर समझ में आता है। तो सवाल मेरा ये था अमलेंदु जी, इस पूरी चर्चा का मतलब ये कि इधर चंद्रबाबू नायडू और उधर नीतीश कुमार, ये 2 बैसाखियां अहम हैं केंद्र सरकार में, लेकिन अगर ये दोनों अपने समर्थन अगर अपना वापस ले ले, कल के नतीजों के बाद जो कुछ भी हालात बनते हैं, तो क्या केंद्र में मतलब मोदी फिर सत्ता में बने रहेंगे या देश को एक मध्यावधि चुनाव फिर जल्दी देखना पड़ेगा? देखिए समिता जी, अब मध्यावधि चुनाव होगा या इंडिया की सरकार बनेगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि ये सरकार पूरा समय अपना नहीं कर पाएगी और कल के बाद फिर जो परिस्थितियां बनेंगी। और अभी तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो हरियाणा के चुनाव से आखिरी समय में गायब हुए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी झारखंड और महाराष्ट्र से भी इसी तरीके से गायब होंगे? इसकी भी चर्चाएँ चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी और मतलब झारखंड और महाराष्ट्र से भी गायब हो जाएंगे चुनाव प्रचार से, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी के लोगों का ही कहना है कि अगर ये आएंगे तो ज़्यादा नुकसान कराएंगे बीजेपी का। तो अगर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चीज़ें बीजेपी में नरेंद्र मोदी के लिए खिलाफ हो रही हैं। अच्छा, बीजेपी अभी तक नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई तैयार नहीं कर पाई है, बीजेपी की अपनी एक चिंता है, लेकिन आरएसएस की चिंता ये है कि बीजेपी मोदी का विकल्प तो बाद में भी तैयार हो जाएगा, पहले बीजेपी को बचाया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर रहेंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। आरएसएस की चिंता ये है। तो यानी कि देश मध्यावधि चुनाव की तरफ तो बढ़ भी रहा है, या ये कहिए कि सरकार बदलने की तरफ तो निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। मध्यावधि चुनाव होता है नहीं होता वो तो एक बात की चीज़ है। मध्यावधि चुनाव की परिस्थितियाँ उस समय बनेंगी कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करता है, या ये जो बीजेपी के साथ जो दल हैं वो इधर नहीं आते हैं, या और जो दल हैं जो छोटे मोटे हैं वो इंडिया की तरफ नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन सकती है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन शायद सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करना चाहेगा, वो चुनाव में जाना चाहेगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी का ग्राफ और ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है। जनता के बीच एक ज़बरदस्त गुस्सा हमको पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है नरेंद्र मोदी के प्रति, और लोगों की बात ये समझ में आ रही है कि इस समय भी जो 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं, ये ईमानदारी की 240 सीटें नहीं हैं। विपक्ष के अपने आरोप अपनी जगह है, जनता की अपनी सोच एक अलग है, यानी जनता भी समझ रही है कि 240 सीटें ये ईमानदारी के साथ नहीं हैं। और सर मित्रा जी, अगर सारे सहयोग के बावजूद चुनाव आयोग अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में नहीं बनवा पाता है, तो फिर आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए और ज़्यादा कठिन होने वाला होगा। इसके प्रभाव जो है वो हमको महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखाई पड़ेंगे, और उसके बाद वो जाहिर सी बात है कि वो केंद्र सरकार के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो कल के बाद देश की जो परिस्थितियां बदलेंगी, देश की राजनीति बदलेगी, उसमें काफ़ी अंतर हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावभंगिमा और वेशभूषा और भाषा में देखने को मिलेगा। जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि पहले आते थे तो सीना चौड़ा करके ऐसे आते थे 56 इंच का, और अब आते हैं तो सीना ऐसे करके आते हैं, तो ये सीना ऐसा और हमको कम होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि चूँकि आज ही वो दिन है सर मित्रा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जो था वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के, और आज उनके 23 वर्ष जो है सार्वजनिक जीवन में पूरे हो चुके हैं। ये उन पंडित नेहरू को ही जिनको गालियां देते हैं नरेंद्र मोदी, उनका ही देन कही जा सकती है कि इस लोकतंत्र ने नरेंद्र मोदी को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई कि नरेंद्र मोदी भी 23 वर्ष तक लगातार जो है वो माननीय बने रह सकते हैं। इसके लिए उनको पंडित नेहरू का शुक्रगुजार होना चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में इस बार पंडित नेहरू को याद नहीं किया। तो समझता ये परिस्थितियां बदल रही हैं और आज के बाद साफ तौर से बदलती हुई दिखाई और पड़ेंगी। बिल्कुल, हालात बदल रहे हैं और कांग्रेस का तो ये नारा ही था, लेकिन खैर कांग्रेस का नारा
वो अपनी जगह अलग वो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन पूरे तौर पर देखें हम तो कल जो एग्जिट पोल आए और कल जो नतीजे आने वाले हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि न केवल हरियाणा और जम्मू कश्मीर बल्कि उसके साथ साथ देश के में जो अब और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में भी और इसके साथ साथ केंद्र की सत्ता में भी बहुत बदलाव जो है वो संभव होगा। हो सकता है नीतीश कुमार भी पलटी मारे और चंपई सोरेन भी वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके वो संस्थापक सदस्य भी रहे हैं उसमें वो वापस आ जाए। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, क्या क्या होगा और किस तरह से देश की जो राजनीति है वो बदलती है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हम आज जुड़े, इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।